जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसआई या कांस्टेबल, आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि हमारे प्रीवियस जो पेपर हुआ था 2019 में उसमें पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है, छेर छेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखो ये जितने भी महोत्सव हैं ये आप एक बार देख लेना, क्योंकि ज़रूर पूछे जाएंगे। और ये देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और ये देखो अभी कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 25 जनवरी को। तो ये भी आप याद रखेंगे, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। अगर किसी को कोई सज़ा हो जाती है या फिर कोर्ट से उसे दोषी करार दिया जाता है और वो अगर क्षमादान के लिए पत्र लिखता है तो वो राष्ट्रपति जी को पत्र लिखेगा, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अनुच्छेद 72 के तहत उसे क्षमादान दे दिया जाता है, तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा। अब देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद 75 भी दे रखा है। अनुच्छेद 75 क्या है, तो अनुच्छेद 75 क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जी का चुनाव होता है या नियुक्ति होती है। तो भाई नियुक्ति होती है, आप याद रखना कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 76 दे रखा है, 76। इसमें क्या है, इसमें ये देखो इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाएंगे। ये देखो फ़ोन ना आज दिक्कत दे रहा है। तो इसमें देखो 76 में क्या है, 76 में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी होते हैं उनकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग। तो ये आप याद रखें, 75 में प्रधानमंत्री जी और 76 में मुख्य न्यायाधीश। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला। तो यहाँ पे देखो अगला है हमारा कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो ये देखो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं। तो ये देखो मौलिक अधिकार जो आपके हैं वो भाग 3 में आते हैं, भाग 3, ठीक है। और देखो भाग 1 में क्या आता है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो भाग 1 में संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, ये आपके भाग 1 में आते हैं। भाग 2 में क्या आता है, तो भाग 2 में आपका आता है नागरिकता। देखो इनको नोट कर लेना मेरे भाई, ये प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे आपके पेपर के अंदर। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा किस अनुच्छेद तक आता है। तो देखो भाग 1 में जो राज्य एवं उनके जो क्षेत्र हैं, तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं, ठीक है, ये याद रखना। देखो भाग 2 में आपकी नागरिकता है, जिसका वर्णन आपको अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलेगा, ठीक है। और देखो भाग 3 में आपका ये मौलिक अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक मिलते हैं, ठीक है। तो 12 से 35 तक। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि आप सभी को नोट करना कि भाग 1 में आपका राज्य एवं संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक मिलते हैं। भाग 2 में आपके जो नागरिकता है उसका अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलता है। और देखो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार हैं जो कि 12 से 35 तक मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था आपके पेपर से रिलेटिव और आपके लिए जानना भी। देखो यहाँ पे दिया गया है www का पूर्ण रूप क्या है। जब कुछ भी सर्च करते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या डालते हैं, www डॉट, ठीक है, जो साइड सर्च करनी होती है वो कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है ये पूछा जाएगा। तो याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। और देखो मैं आपको बताऊं इसकी शुरुआत जो है ये कब हुई थी भाई, जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्त उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी 1989 में, 1989 से 90, ठीक है, ऐसे याद रखना 1989 या 90। अब देखो ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ये क्या है, तो ये याद रखना, ये आप जो अमूल दूध पीते हो ना, अमूल का तो बहुत आइटम आता है। तो अमूल का फुल फॉर्म होता है ए से आनंद, एम से मिल्क, वाई से यूनियन, एल से लिमिटेड, अमूल, ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे आपका जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है ना, उसका हिंदी में जो नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ऐसे भी आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्त बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है,
बिना संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला है। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं है दोस्त, लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करिएगा, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस उपज पर पड़ा। तो हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेहूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये सब मैं आपसे इसलिए पूछ लेता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कितना पढ़ रखा है। तो यहाँ दिया गया है, हमारे देश में 28वां राज्य कौन सा बना। हमारे देश में 28वां राज्य कौन सा बना? तो ये देखो आपको पता होना चाहिए कौन सा बना है। तो वो बना है आपका झारखंड, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, झारखंड। ये कब बना? तो इसकी स्थापना दिवस कब मनाते हो बताओ? तो इसकी स्थापना दिवस आप मनाते हो 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो ये देखो याद रखना दोस्त, आपसे पेपर के अंदर पूछा जाएगा। और मैंने उस दिन छत्तीसगढ़ का आपको बताया था, क्या बताया था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तब तक मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक स्टेटस लगाया था जिस पे मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किया है। मैंने लगाया था कि शरीर सोना चाहता है, शरीर सोना चाहता है, क्यों नींद बहुत आती है। तो शरीर सोना चाहता है, दिमाग पैसा चाहता है, और दिल वर्दी चाहता है। तो बिल्कुल दोस्त सत्य है कि हमें ऐसा लगता है कि हम सो भी लें, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसा भी हो, फॉर्च्यूनर भी ले लें, और हमें ऐसा भी लगता है कि यार वर्दी तो होनी चाहिए, कुछ हो या ना हो। तो उसके लिए दोस्त सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, मेहनत। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं आता है। देखो यहाँ पे दिया गया है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये करंट के क्वेश्चन हैं आपके, ये आपके करंट के क्वेश्चन हैं। आप बताइएगा किसने जीता? मुंबई ने जीता। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करता है। विश्व का कौन सा देश है जो रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो आप क्या बताएंगे, बताइएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपका सही जवाब थाईलैंड हो जाएगा। सही जवाब थाईलैंड हो जाएगा। अगर आपने भारत लगाया था तो आपको पता होना चाहिए कि भारत तीसरे नंबर पे आता है। रबड़ के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे आता है। और भारत में कहाँ रबड़ उत्पादन होता है? तो आप देखो सिक्किम भी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपको केरल भी मिल जाता है तब भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में से सिक्किम या केरल में से कोई एक ही मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेने का। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है कि कालिदास पुरस्कार किससे संबंध है। कालिदास पुरस्कार जो है इसका किससे संबंध है? तो आपको यहाँ पे बताना है। देखो कालिदास पुरस्कार जो आपका है इसका संबंध कला एवं अभिनय से है, कला एवं अभिनय से है। ये देखो कौन सी सरकार देती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार। और देखो इसका मैं बताऊँ पहली बार ये कब दिया गया था, तो वो भी याद रखना 1980 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। अब देखो फिल्म के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? क्या ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड दोनों दिए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखना। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं बताऊं, कल मैंने रिकॉर्डेड क्लास दिया था, वो इसलिए दिया था कि यार मेरा फ़ोन ना दिक्कत दे गया था, अभी भी दे रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार किसी तरीके से इस क्लास को पूरा कर लूँ और कल तक मैं किसी पुराने फ़ोन की ही सही व्यवस्था कर लूँगा और आपको कंटिन्यू क्लास करवाता रहूँगा। देखो यहाँ पे दिया गया है, पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की जो मध्य परत है उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखो मध्य को बोलते हैं मेंटल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और सबसे ऊपरी को क्रास्ट बोलते हैं और सबसे नीचे को कोर बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे तीनों आप नोट कर लेना। सबसे ऊपरी आपकी क्रास्ट हो जाएगी, बीच की आपकी मेंटल हो जाएगी जो यहाँ पे मध्य परत पूछा गया है, और जो सबसे नीचे आपकी कोर हो जाएगी। तो यहाँ पे तीनों आपको दे दिए गए हैं और तीनों का सही जवाब भी आपको बता दिया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, जब कोई तरंग एक मध्य से दूसरे मध्य में प्रवेश करती है तो कौन सा परिणाम नहीं बदलता है। ये देखो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब जो आपके 2019 में पेपर हुआ था उसका ये प्रश्न है। तो आपको यहाँ पे बताना है क्या नहीं बदलता है। तो सिर्फ आवर्ती नहीं बदलती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आवर्ती आप याद रखेंगे। और देखो ये प्रश्न मैं इसीलिए करा रहा हूँ, इसमें करंट के भी क्वेश्चन हैं और आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं।
ये देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है मेरे भाई, जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं इस पुस्तक को जरूर याद करके जाना। तो ये जो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक है ये राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए ये तो आप याद रखेंगे, ठीक है। और देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी से एक पुस्तक को याद रखना जो कि मुझे याद आ रहा है, पोस्ट ऑफिस। क्या? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जो है ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछी जा चुकी है। और महात्मा गांधी जी से आप याद रखेंगे माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, देखो ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछी जा चुकी है। तो पोस्ट ऑफिस, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, और राम मनोहर लोहिया जी द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये आप सभी याद रखेंगे और इनको नोट भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाया करो मेरे भाई, क्योंकि ये आपके पेपर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत सरकार की सांसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। देखो ये आपके एसआई की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई लोगों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि भारत सरकार की जो सांसदीय प्रणाली है किस देश से ग्रहण की गई है। तो आप क्या बताएंगे? ब्रिटिश संविधान, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी। और देखो सबसे बड़ा संविधान जो है लिखित संविधान वो आपके भारत का है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो क्लास में बने रहिएगा, मैं आपको क्लास के अंदर ही बताऊंगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि उत्कल दिवस की तिथि को मनाया जाता है। क्या? उत्कल दिवस। देखो उत्कल दिवस ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और 1 अप्रैल अभी कितना, अभी मई चल रही है ना, अप्रैल हुआ है, तो हो सकता है कि उत्कल दिवस आपसे पूछ दिया जाए, तो आप याद रखेंगे। 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को आपका श्रम दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? सबसे पुरानी स्मृति पूछी जाएगी, देखना सबसे पुरानी स्मृति पूछी जाएगी, याद रखना मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा काव्य आपका महाभारत है। तो ये आप याद रखेंगे। मनुस्मृति जो है इसका इंग्लिश में, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वो जॉर्ज बुलट ने किया था। ये आप देखो याद रखना, हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था, ये भी आपको पता होगा। और लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? ये तो अंग्रेज था ना, इसने क्या किया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो भाई हृदय से है। पेस मेकर का जो संबंध है वो शरीर के हृदय से है, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो 17 क्वेश्चन हो गए। मैंने अभी तक ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने किसी से नहीं कहा कि आप लाइक कर दो या शेयर कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आप कह रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ कि भाई मेरे थंब वाला अंगूठा यार दबा दीजिएगा। बेशक अपना छोटा भाई मानते हो ना, तो यार एक लाइक करने में कोई पैसा नहीं जा रहा, बस मेरा मनोबल बढ़ जाता है। जब मैं देखता हूँ कि 200 बंदों ने देख लिया और वहाँ पे जो लाइक का एवरेज है वो मात्र 3 बंदों ने किया, तो यार अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि यार सभी एक बार शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक कर दो। और कंटिन्यू 50 क्वेश्चन कर देंगे, उसके बाद ही रुकना है। आप कर दिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं क्लास में। देखो यहाँ पर दिया गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं, यही मैंने पूछा था ना। तो देखो प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका जन्म महू में हुआ था। महू कहाँ पर पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। और मध्य प्रदेश से तो आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा दाल होती है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसीलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, सोया प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जानते हैं। ये तो सब आपको रटा पड़ा होगा दोस्त। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर पूछ दिया जाएगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के, तो संचालन समिति के बता देना तुरंत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखो झंडा समिति के जरूर पूछे जाएंगे, झंडा समिति। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो जेबी कृपलानी थे। तो झंडा समिति भी आप याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए झंडा समिति। तो झंडा समिति जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संचालन समिति हो जाएगा, और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको सभी प्रश्न समझ आए होंगे। और देखो यहाँ पे दिया गया जो 2024 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 का क्वेश्चन है, इसीलिए कहता हूँ क्लास में बने रहिएगा। वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखना है 132 ऑप्शन सी। अब इसमें आप देखो, अगर नोट कर रहे हो तो ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, नहीं कर रहे हो तो दोस्त सुन लो मत कि इसमें 5 जो थे, 5 आपको बता दूं पद्म विभूषण दिए गए, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण। अब देखो 5 पद्म विभूषण और 17 दिए गए पद्म भूषण, पद्म भूषण दिए गए और ये विभूषण, ठीक है, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 दिए गए पद्मश्री, ठीक है, 110 पद्मश्री दिए गए। तो यहाँ पे आपको सभी पता लग गए होंगे कि टोटल 132 दिए गए, जिसमें से आपके 5 दिए गए पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपका, अब इससे अगर टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने दिए गए पुरस्कार, तो आप सब बता देंगे कि 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। देखो यहाँ पे दिया गया भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। अब इसमें बहुत से दोस्त मेरे हैं जो कि लिथियम को लगाएंगे, लेकिन दोस्त पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको हाइड्रोजन पता होना चाहिए। क्या? हाइड्रोजन पता होना चाहिए। और देखो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखना। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 72% पाया जाता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पे पूछ लिया गया है, नदी के किनारे स्थित शहर आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो नासिक जो है ये गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। देखो ये प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो वो गोदावरी को कहते हैं। और मूसी नदी के तट पर जो आपका है वो आपका हैदराबाद स्थित है, ये भी याद रखना। और गंगा के किनारे तो आपको आपका हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, और वाराणसी हो गया, प्रयागराज तो आपका संगम पे हो गया, ठीक है, प्रयागराज तो आपका संगम पे हो गया। तो ये आप सभी क्वेश्चनों को याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में लेप्चा जनजाति निवास करती है। भारत में लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बताना है कि भारत में लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो वो भाई सिक्किम में करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। और देखो एक मैंने आपको अभी 2 दिन पहले बताया था कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है, तो क्या बताया था? उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश, यही बताया था ना। तो ये आप देखो याद रखना, जनजाति लग जाएगा तो मध्य प्रदेश, और अनुसूचित जाति लग जाएगा तो उत्तर प्रदेश। तो ऐसे आप इसको देखो ट्रिक से याद रखना, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो आप यहाँ पे बताइएगा आपका कौन सा हो जाएगा सही जवाब। सॉरी, तो यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला जो है वो यूराल पर्वत है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। इसकी लंबाई, ऊंचाई जो है, हाइट 8,848 मीटर है, जो आपको कहीं पे 48 की जगह 49 भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन 48 नहीं दिया होगा ऑप्शन में, ये ध्यान रखना। तो अगर 48 दिया है तो ठीक है, 49 दिया है तो भी ठीक है। तो ये आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, संसार में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? संसार में सर्वाधिक सोयाबीन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है वो राष्ट्र कौन सा है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा भाई? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा इधर ये इनमें से चीन तो कर रहा था। चीन, देखो यहाँ पे गलत पता क्या हो रहा है, चीन कर रहा था अभी तक, लेकिन जो भी लेटेस्ट है, जो अभी नए आंकड़े आए हैं, उनके हिसाब से ब्राज़ील है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आप याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आप वैसे जब सबसे ऊंचा देखेंगे तुरंत लगा देंगे ट्रिक से लेह, लेकिन गलत हो जाएगा। लेह में मौसम टावर नहीं, टीवी टावर लगाया गया है। सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है वो लेह में है, लेकिन अगर मौसम टावर की बात की जाएगी तो आपको भोपाल जाना होगा। कहाँ जाना होगा? भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश, ठीक है। तो भोपाल याद रखेंगे, मौसम टावर जो आपका सबसे ऊंचा है वो भोपाल में स्थित है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है।
देखो यार, थोड़ा सा यार शेयर कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, एक फ़ोन आ जाए ढंग का जिससे कि क्लास को मैं बना सकूं या फिर आपको लाइव। आज मैंने बहुत कोशिश की, सुबह से मैं यही कोशिश कर रहा हूं किसी तरीके से लाइव आ जाऊं, लेकिन मैंने सारे तरीके फेल हो गए मेरे, मैं लाइव नहीं आ पाया। और फ़ोन भी टूटा हुआ है, कभी कभी ये अपनी मर्ज़ी से चलता है। तो इसीलिए कहता हूँ यार, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट यार, एक सब्सक्राइब या एक शेयर करने से कुछ नहीं हो जाता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको मैं वो क्वेश्चन दे सकता हूँ, आपको वो क्लास मैराथन करा सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं करा पाता हूँ। तो ये सब दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा। और देखो यहाँ पे दिया है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे देखो एक तंसा अभ्यारण्य और है, तंसा, तो ये तंसा भी याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तंसा अभ्यारण्य और आपका ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों आपके महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और देखो एक बोरीविलिस है, बोरीविलिस, तो वो भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वो भी आप याद रखेंगे। और देखो आपका गुजरात में गिर नेशनल पार्क हो जाएगा, वो भी आप याद रखना। ठीक है। और उत्तराखंड में आपका कौन सा होगा, राष्ट्रीय कार्बेट, जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अब इसका आंसर करोगे, देखो मुझे पता है कोई नहीं करता है कमेंट बॉक्स में, कोई कमेंट बॉक्स में नहीं करता है, बस सुनता रहता है, कोई लाइक नहीं करता है। मैं इस चीज़ को अभी लगभग 5 दिन से देख रहा हूँ, उससे पहले आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट था। अब अचानक से क्या हुआ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अगर कोई गलती हो गई तो मैं उसके लिए यार पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन यार इतना सपोर्ट करिएगा, एक बार शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, पर्वतीय नगर ऊटी किस राज्य में स्थित है। भाई सब ऊटी जाना चाहते हैं, एक मैंने मूवी में देखा था ऊटी। ठीक है। तो ऊटी क्या है ना, ऊटी वाकई में बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक है और सभी को जाना भी चाहिए। तो ये आपका तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और तमिलनाडु जो है देखो, ये ऐसे पूरब, ये आपका पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो यहाँ दक्षिण में पड़ता है आपका सबसे लास्ट जो आपका राज्य है, ऐसे पूछा जाता है। तो आपको दक्षिण में याद रखना है तमिलनाडु, इधर आपका लद्दाख हो जाएगा, इधर आपका गुजरात हो जाएगा और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा पूरब में। तो देखो पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में आपका लद्दाख और इधर आपका तमिलनाडु। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे ये फ़ोन देख रहे हो ना, अपनी मर्ज़ी से चल रहा है। और यहाँ पे देखो, ठीक है, 27 नंबर यहाँ पे पूछा गया है, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है। जुलू जनजाति, देखो जनजातियों से ये क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं आपको जनजातियाँ कराना मैंने स्टार्ट कर दिया, मुझे पता है कि आपसे पूछा जाएगा। तो जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, सभी का सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो ये देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो नीलगिरी नोट करो, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था, ये तो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया कि शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1966-67, 1966-67, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही जवाब। और देखो इसे नोट कर लेना मेरे भाई, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि छठे वार्षिक हॉकी इंडियन अवार्ड में पुरुष वर्ग में 2023 का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो छठे वार्षिक हॉकी इंडियन अवार्ड में पुरुष वर्ग में 2023 का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है मेरे भाई। और इसका सही जवाब आपका क्या होना चाहिए, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हार्दिक सिंह, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो हार्दिक सिंह आपका हो जाएगा, ये पुरुष वर्ग में। अगर महिला वर्ग की बात करेंगे तो आपकी सलीमा टेटे हो जाएंगी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो अभी मैंने बताया था ना कि भारत में सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया, भोपाल, वो भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो उसे भी आप सही से देख लेंगे। और यहाँ पे आपका देखो ये तो पूछा ही जाएगा 2023 का, पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह और महिला वर्ग में सलीमा टेटे, तो ये आप दोनों याद रखेंगे, आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है, नीली क्रांति, गोल क्रांति, स्वर्ण क्रांति। तो अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत बताएंगे, और नहीं पता होगा तो नोट करिएगा कि स्वर्ण क्रांति हो जाएगी आपकी बागवानी से संबंधित। देखो आपकी नीली क्रांति जो है ये क्या है, ये आपकी मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, मत्स्य पालन से, मतलब कि मछली पालन से, ऐसे आप याद रखेंगे। गोल क्रांति जो है ये आपकी आलू उत्पादन से है।
किससे? आलू उत्पादन से। तो आलू उत्पादन गोल क्रांति, मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन नीली क्रांति और स्वर्ण क्रांति आपकी बागवानी से संबंधित है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और देखो आपकी सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कि मैं आपको ये प्रीवियस क्लासों में बता चुका हूँ। देखिए दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल। तो दास कैपिटल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछी जाएगी। तो आप क्या बताएंगे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ऑप्शन सी। कब लिखा गया था? तो हो सकता है कि एसआई के पेपर में यही पूछ लिया जाए। तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना 1867 में। कब? 1867 हो जाएगा सही जवाब। वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था और वाल्मीकि जी ने क्या? रामायण को लिखा था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या होता है? हर तिमाही में 2000 रुपये किसान के खाते में जाते हैं। किसान को 2000 रुपये की पेंशन मिलती है, जो कि मैं आपको बताऊं कि अगले मंथ आने वाली है ना किस्त, तो फर्स्ट किस्त मेरी आएगी। मतलब कि अब मुझे भी मिलना ये स्टार्ट हो जाएगा 2000 रुपये 3 महीने में। तो मैं आपको बता दूं ये याद रख रहा है 1 फरवरी 2019। देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाएं पूछी जाएंगी। आपका जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017, ये आप देखो जीएसटी। तो ये जीएसटी भी याद रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 और ये 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये देखो आप जो जितने भी दोस्त सीबीएसई बोर्ड से होंगे, सीबीएसई, क्यों मैं तो भाई यूपी बोर्ड वाला हूँ, तो सीबीएसई बोर्ड से जो भी होंगे सभी को पता होगा कि वो अब हमारे राहुल सिंह जी हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? देखो 35 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन बचे हैं। और दोस्त मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार सभी दोस्त लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो यहाँ पे कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो आप याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा हमारा सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो अब यहाँ पे इस प्रश्न को देख के मुझे पता है कि मेरे कुछ दोस्त चक्कर में पड़ गए होंगे, क्योंकि देखो सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र भी और सतलज भी, तीनों निकलती हैं वहाँ से। तो हम बोल सकते हैं A+B+C, मतलब कि तीनों वहाँ से निकलती हैं। तो यहाँ पे तीनों हो जाएंगे इसके सही जवाब। और यहाँ पे होना चाहिए था ये सभी, लेकिन नहीं मैंने टाइप कर पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपके ब्रह्मपुत्र और सिंधु और सतलज तीनों वहाँ से निकलती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देखो ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपके करंट अफेयर के। जैसे अभी मैंने बताया था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राहुल सिंह जी को। वैसे ही ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भाई ये तो उत्तर प्रदेश में 34 हैं भाई सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे, ठीक है। सॉरी कितने? 9 हैं, ठीक है, 9 हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा जो हवाई अड्डे हैं आपके उत्तर प्रदेश में हैं। और महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे। और टोटल कितने हैं? 9 हवाई अड्डे हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे देगा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य हैं कितने टोटल? ये तो आप जरूर बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्यों? ये तो देखो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। और ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका एक टोटल मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका कब जोड़ा गया? तो ये आप फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए 2002। और देखो मैं इससे रिलेटिव आपको और बता रहा हूँ कि ये आपका 86वें, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और संविधान में संशोधन जो किया जाता है वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग किया जाता है, 368 के अकॉर्डिंग। तो ये भी आप याद रखना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ये देखो ये प्रश्न, अब ये पता होगा तो बता दोगे, और नहीं पता होगा तो क्या करोगे? तो इसको स्किप करोगे। लेकिन दोस्त 2 बार, ऑप्शन बी आप याद रखना।
और देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कुछ हो रहा है ना, तो ये क्या है ना, ये फ़ोन टूट चुका है और इसलिए ये अब दिक्कत दे रहा है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम हो सकता है? तो हमारे देश का प्रथम व्यक्ति जो होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। तो भाई जो हमारे घर का मुखिया होगा, हमारा मैन होगा, वही तो हमें बताएगा कि हमें अब हम किसी से झगड़ा करें तो क्या करेगा, हमें रोकेगा। तो यही होता है कि वो युद्ध करना है या नहीं करना है, शांति चाहिए क्या, तो ये सब फैसला हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर पता होगा तो आप बता देंगे और नहीं पता होगा तो आप क्या बताएंगे? तो आप याद रखना 27.3 दिन, जो कि यहाँ पे सही जवाब दिया गया। जो पृथ्वी है वो 1 घंटा में कितने देशांतर घूम लेती है? बताओ कितने घूम लेती है? 15 देशांतर घूम लेती है क्या? तो ये आप बताइएगा कि मैंने आपको सही बताया है ना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन से हैं? मैं आपको सच बताऊं, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ता रहता है उसे सब पता होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने भी कल जब मैं इसको लिख रहा था मैंने गलत कर दिया था। मैंने क्या कर दिया था? मैंने कर दिया था लाल, नीला और हरा। लेकिन लाल, नीला और हरा नहीं होता है दोस्त। लाल होता है और आपका नीला होता है और पीला होता है। तो लाल होता है, नीला होता है और पीला होता है। तो यहाँ पे लाल, नीला, पीला तो कहीं दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना लाल होता है और आपका नीला होता है, ठीक है, लाल होता है, नीला होता है और आपका पीला होता है। तो ये आप याद रखना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, जो कि ऑप्शन सी में दिया। तुम आपने देखा होगा जितने भी बंदे रनिंग करते हैं, मैं तो देखो मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ टाइम लगभग 6 महीने आर्मी की क्रॉस कंट्री टीम में भी मैं मतलब सिविलियन के तौर पे दौड़ता था, मतलब 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर दौड़ता था। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि जब रनिंग करने के बाद कमजोरी लगती है ना, वर्कआउट करते हैं, तो बीच में देखा होगा कुछ वो बोतल में वाइट सा मिक्सचर होता है, वो 2 घूंट पी लेता है। वो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट होता है। उससे क्या होता है? ये होता है बॉडी को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? देखो अगर पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो नोट करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये करंट का क्वेश्चन है आपका। 50 तक आपको पूरे करंट के भी जो भी आपके आ सकते हैं, करंट अफेयर से भी मिलेंगे और आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किए जाएंगे? ये तो सभी आर्मी मैन को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 लोगों को। अब देखो आपके मात्र 5 क्वेश्चन बच रहे हैं और पूरे एफर्ट के साथ आपको करने हैं सभी क्वेश्चनों को, और बिल्कुल भी रुकना नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? तो पिग्मी कहाँ के हैं? मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश को निप्पन के नाम से जाना जाता था? देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है कि किस देश को निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो भाई जापान को जाना जाता था। किसको? जापान को। और देखो सिलोन के नाम से श्रीलंका को जाना जाता था। सिलोन, तो सिलोन के नाम से आपका श्रीलंका, सिलोंग नहीं, सिलोन के नाम से श्रीलंका को जाना जाता था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। क्या था? बर्मा था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो देखो आज मैंने क्या करा, विश्व का भूगोल बाद में, भारत का भूगोल के क्वेश्चन पहले, और उसमें आपके साइंस के भी क्वेश्चन, उसमें आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चन, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन आज की क्लास में मिले हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो याद रखना तुर्की को। और तुर्की का नाम मैं आपको बता दूँ, तुर्की का नाम अब तुर्कीये हो गया है। क्या? तुर्की का नाम अब तुर्कीये हो गया है, ये भी याद रखना। और भूटान एक ऐसा देश है जिसने तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ कोई तंबाकू का यूज नहीं कर सकता, ना उगा सकता है ना खा सकता है। तो ये आप याद रखेंगे। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं?
गगनचुंबी इमारतों का नगर। देखो हिंदी में मैंने एक दिन पढ़ा था कि गगनचुंबी किसे कहते हैं। गगनचुंबी का मतलब होता है आसमान को चूमने वाला, अंबर को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। तो गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं? तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कहाँ बनी होंगी? तो न्यूयॉर्क, मतलब कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो आपकी है वो उत्तराखंड में है। अब मुझे ये बताइएगा किसको क्लास में कोई अगर दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन कोई समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास पसंद आई होगी तो आप क्लास को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आपका जब तक अगस्त तक पेपर होगा इतने क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा कि आपका जीके जीएस कहीं भी आपके पकड़ से बाहर नहीं जाएगा। आपके टोटल 50 में से 50